चलिए भाई, शुरू करते हैं। देखिए, पिछले दो क्लास के अंदर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री के संबंध में क्लास शुरू किया था आपने, और क्रैश कोर्स को आप कर रहे थे, यानी कि भारत में यूरोपियन आगमन की शुरुआत आपने की है। फर्स्ट डे आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन रहा है, सेकंड डे प्रॉपर कल हमने डिस्कस किया है सभी कंपनियों के बारे में, और कंपनियों के साथ में हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा फर्स्ट कर्नाटक वॉर जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज इसको कंप्लीट करेंगे भाई, टारगेट को कंप्लीट आज करना है। सेकंड कर्नाटक वॉर भी करेंगे, थर्ड कर्नाटक वॉर भी करेंगे, थोड़ा सा फर्स्ट कर्नाटक वॉर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके अलावा जो कुछ कंपनियां फैक्ट्रियों के बारे में मैंने बताना है वो आज आपको मैं इसके संबंध में आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहले तो एक बार, क्योंकि कल हमने फर्स्ट कर्नाटक वॉर के बारे में बताया था, तो उसी को आगे करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। 2 मिनट का रिवीजन उस फर्स्ट कर्नाटक वार के लिए भी करा दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि नए जुड़े हैं, तो वो देख नहीं पाए हैं। देखिए, आप एक चीज यहाँ पे स्टूडेंट्स जान चुके हैं कि कर्नाटक भारत के अंदर जो आप दक्षिण का क्षेत्र जो है, वहां पे ये तीन लड़ाइयां जो होती है, आपसी किसी भारतीय शक्तियों के बीच में लड़ाई नहीं थी कि मुगल काल के या कोई और इस समय में जो है दूसरी कोई शक्ति थी जिनके बीच में लड़ाई चल रही थी। भारत के अंदर मेनली आप इनको जो देखते हैं इस कर्नाटक वॉर को, ये तीन कर्नाटक संघर्ष जो होते हैं, ये मेनली जो है ब्रिटेन, और ब्रिटेन के साथ में ये आपका जो फ्रांस है, इनका इनकी जो कंपनी है, इनकी कंपनियों के बीच का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को आप यहाँ पे देखते हैं। अब आप देखिए भाई, ये आपने देखा PDEDF, ये आपने देखा, यानी कि पोर्टुगीज समाप्त हो चुके हैं। जो घटना अब हम यहाँ पे कर्नाटक वार की घटनाएं जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि 1746 से लेकर ये 1761 के बीच की जो बात हम पढ़ रहे हैं, तो लगभग पुर्तगाली तो यहाँ से कंपटीशन से दूर जा चुके हैं। अब पुर्तगाली जब दूर जा चुके हैं, तो उन्होंने तो जो छोटी मोटी जो बस्तियां अभी तक बची हुई है, उन्हीं बस्तियों पर कंट्रोल अपना करना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो डचों के सामने भी जो है, डचों के सामने भी वो प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को, डचों के साथ भी जो है उनका आमना सामना नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने वैवाहिक संबंध अपनाया। वैवाहिक संबंध किसके साथ अपनाया? अंग्रेजों के साथ में अपनाया, बंबई को वहां पे देश में दिया। तो पोर्टुगीज यहाँ पे कोई पावर नहीं थी, कोई शक्तिशाली शक्ति यहाँ पे पुर्तगाली नहीं थे। डच की बात हम करें, डच एक शक्तिशाली के शक्तिशाली कंपनी के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि भाई धीरे धीरे जो डचों का जो रुझान है, वो भाई डचों का जो रुझान है वो भारत ना होकर अब उनका जो इंटरेस्ट है जो इधर इंडोनेशिया या दूसरे जो मसाला द्वीप के जो क्षेत्र है, उस मसाला द्वीप के क्षेत्र पर डचों का नियंत्रण, वो उन पे उनका फोकस वहां पे ज्यादा था, कंसंट्रेशन ज्यादा था। तो ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने यहाँ पे नहीं टिक पाए। जब आप बात करते हैं डेनिस की, डेनिस मतलब कि जो डेनमार्क वाले हैं, देखिए इन्होंने कभी ऐसा, इन्होंने लगा कि भाई तुम्हारे से पहले पुर्तगीज इतनी बड़ी शक्ति है, तुम्हारे से पहले डच इतनी बड़ी शक्ति है, तुम्हारे से पहले अंग्रेज इतनी बड़ी शक्ति है, तो आप कैसे इनके सामना कर सकते हैं? तो इन्होंने मात्र जो है बंगाल के अंदर श्रीरामपुर, और तमिलनाडु के अंदर तंजौर के अंदर ट्रांकेबोर के अंदर इन्होंने अपने कारखाना स्थापित किया। लेकिन मेरे कारखाने कहने का मतलब इतना है, आप एक बात देखिए, जैसे कि आप बोलते हैं कि भाई अंग्रेजों ने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया। भाई कारखाने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की हो, फैक्ट्री नहीं स्थापित की है कि भाई यहीं पे सारा का सारा कार्य यहीं पे होता था। देखिए, आप जानते हैं कि भाई यूरोप के अंदर जो पुनर्जागरण का जो काल है, जो रिनेसा का जो काल है, उसके अंदर उन्होंने वहां पे नई नई चीजें, आप देखते हैं कि भाई उनकी फैक्ट्री या कंपनियां उनके वहां पे बहुत सारी थी, लेकिन उनको जरूरत थी कच्चे माल की। तो वो कच्चा माल कहाँ से आएगा? वो कच्चे माल का व्यापार ये यहाँ से लगातार यहाँ से कर रहे थे। जो यहीं की फैक्ट्री है कि कंपनी यहीं बनना, यहीं से बेचना और यहीं से ट्रांसफर करना, वो बात की प्रक्रिया का दौर है। शुरुआती समय तो कच्चे माल का ही आपूर्ति इनको करानी थी। तो डेनिस तो वैसे ही नहीं टिक पाने थे। अब मेनली जो संघर्ष जो था वो आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में ये संघर्ष आप लोगों का था। ठीक है, 46 से 61 के बीच में तीन लड़ाइयां होती है, और इन तीन लड़ाइयों में आप जो देखते हैं, इन तीन लड़ाइयों में मेनली फर्स्ट और थर्ड जो लड़ाई है, ये यूरोप को लेकर हुई।
भाई यूरोप के अंदर लड़ाई छिड़ गई फ्रांस और ब्रिटेन के अंदर, तो उसी लड़ाई का विस्तारात्मक रूप जो है आप भारत के अंदर भी देखते हैं, बिकॉज जो है दोनों की कंपनियां भारत के अंदर थी, फर्स्ट बैटल में भी और थर्ड बैटल के अंदर भी। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वो बैटल था जिसमें भारतीय कारणों से वो कर्नाटक संघर्ष जो लड़ा गया, उसके पीछे का कारण जो था वो भारतीय क्षेत्र थे, तो उसके पीछे का जो कारण था वो भारतीय क्षेत्र थे, वो कर्नाटक संघर्ष आपका दूसरा था। दूसरे कर्नाटक संघर्ष में आप देखते हैं कि आपका हैदराबाद और आपका जो कर्नाटक जो था, ये अलग अलग सूबे थे। सूबे के बारे में मैंने बताया कि भाई औरंगजेब के समय में ये अलग अलग सूबे यहाँ पे थे, और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उनके उत्तराधिकारियों में वो पावर नहीं थी, वो शक्तिशाली नहीं थे कि इन सभी सूबों पर वो कंट्रोल अपना यहाँ पे स्थापित कर सके। और डेक्लाइन उस समय में लगभग लगभग मुगलों का, मतलब जो श्रेष्ठ शासक हुआ करते थे, जो अपने सेना उस पे सैन्य शक्ति के आधार पे या जिस प्रकार से साम्राज्य को विजित कर रहे थे, अब वो पावर उनके बीच में नहीं थी। तो ये कर्नाटक के अंदर ये तीन संघर्ष होते हैं, इन फ्रांसीसियों के द्वारा, इन ब्रिटेन के द्वारा, इन तीन संघर्षों के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ना है। देखिए, तीन संघर्ष होते हैं, तीन संधियां होती है, लेकिन लड़ाइयां कई सारी होती है। लड़ाई होती है 6-7। अभी तक मैं पहले आपको क्या बताता था कि भाई मेनली तीन लड़ाई याद रखनी है आपने, कि भाई पहले कर्नाटक संघर्ष में आपकी एक संधि हुई, चलो हमने मान लिया एक्सलास एपल की संधि हुई। दूसरे कर्नाटक संघर्ष में एक संधि हुई, आपने मान लिया कि हाँ ये पौंडीचेरी की संधि हुई। तीसरे कर्नाटक संघर्ष में एक संधि हुई, आपने मान लिया कि हाँ ये पेरिस की संधि हुई। तो पहले में आपने पहले की संधि जो है आपने देखी एक्सलास एपल की, दूसरे में पौंडीचेरी की, और तीसरे में पेरिस की। हम इतना पढ़ लेते थे। या फिर लड़ाई की जब हम बात करते हैं तो लड़ाई में हम इतना जानते हैं कि पहले कर्नाटक संघर्ष के अंदर जो लड़ाई हुई उसको आप जो है सेंट थोमे की लड़ाई बोलते हैं या अड्यार की लड़ाई बोलते हैं, पहले कर्नाटक संघर्ष में, अभी डिटेल में बताऊंगा। दूसरे कर्नाटक संघर्ष में आप मेनली अंबूर की लड़ाई के बारे में जानते थे, और लड़ाई दूसरे कर्नाटक संघर्ष में आप नहीं पढ़ते थे, कई सारी और भी लड़ाई है दूसरे कर्नाटक संघर्ष में। तीसरे कर्नाटक संघर्ष में आप मेनली जो है वांडी वास की लड़ाई को आप पढ़ते हैं, वांडी वास की लड़ाई को आप पढ़ते हैं, जो 1760 के अंदर होती है। ठीक है, तो मेजर प्रारूप जो है इनका, वो मेजर प्रारूप तो यही है कि भाई आप जो है तीन संधियों को यहाँ पे आप देखते हैं कि कौन कौन सी तीन संधियां हमारी यहाँ पे होती है, उन तीन संधियों को आपने यहाँ पे देखा है। अब आप देखिए कि क्या कारण बने, कैसे बने। बस एक दो ही मिनट लूंगा पहले कर्नाटक संघर्ष पे, बिकॉज कल मैंने बहुत ही विस्तार से आपको ये कर्नाटक संघर्ष बताया था। देखिए, ये फ्रांस था, ये ब्रिटेन था, ये आपने देखा। फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था, वो था आपका डुप्ले, फ्रांसीसी कंपनी गवर्नर डुप्ले। ब्रिटिश कंपनी का जो गवर्नर था वो था आपका निकोलस मोर, ब्रिटिश कंपनी का जो गवर्नर था वो था आपका निकोलस मोर। आप जानते हैं कि डुप्ले बहुत ही चतुराई पूर्वक यह है जो है फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में कार्य कर रहा था। और क्योंकि जानते हैं कि भाई अभी ब्रिटेन का सामना ये नहीं कर सकते थे, तो कोशिश की समझौते की कि भाई समझौता हो जाए, क्योंकि वहां पर तो ऑस्ट्रिया के अंदर एक कंट्री पड़ती है यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार यानी कि कौन अगला शासक बनेगा उसको लेकर ब्रिटेन ने हस्तक्षेप किया, और वहां पे संघर्ष ब्रिटेन और फ्रांस का हुआ। और सभी जगह पे ब्रिटेन और फ्रांस जहां भी इनकी कंपनियां कारखाने हुआ करते थे, वो सभी जगह इनका अपना संघर्ष हुआ। डुप्ले और निकोलस मोर्स के बीच में आप ये घटनाएं यहाँ पे आप देखते हैं। तो डुप्ले जो कि एक बहुत ही कूटनीतिक जो व्यक्ति हुआ करता था, वो आपने देखा कि भाई इन्होंने लगा कि भाई हम डायरेक्ट तो इनका सामना यहाँ पे नहीं कर सकते। तो पहले तो तत्कालीन जो गवर्नर हुआ करते थे कर्नाटक के, तत्कालीन गवर्नर का नाम था कर्नाटक के, वो नाम बता दीजिए आप भी कमेंट में, क्या नाम था तत्कालीन गवर्नर का? तो तत्कालीन गवर्नर का नाम था अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन से बोला एक काम करिए, आप अपने क्षेत्र में, आपका कर्नाटक है, आप हमारा, हम तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कारखाने तो हमारा है यहाँ पे, हम तो यहाँ तो व्यापार करने के लिए आए हैं। आप यहाँ पे अगर लड़ाई होगी हमारे बीच में, हमारी और अंग्रेजों की, तो नुकसान किसको पहुंचेगा? नुकसान आपको पहुंचेगा। तो ये बात सही है, अनवरुद्दीन बात को मान चुके हैं यहाँ पे। अनवरुद्दीन बोलते हैं अंग्रेजों से, नहीं भाई लड़ाई नहीं चाहिए हमने अपने क्षेत्र के अंदर, कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पे कोई संघर्ष हमें नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अंग्रेज मान जाते हैं, लेकिन डुप्ले अपनी तैयारी लगातार करता रहता है।
और डुप्ले फिर अनवरुद्दीन को एक लालच देता है। लालच क्या देता है? डुप्ले बोलता है अनवरुद्दीन को, चलो इन्होंने देखो डुप्ले ने क्या किया है। डुप्ले ने एक अलग फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी मॉरिशस के अंदर। मॉरिशस आप जानते हैं ना, मॉरिशस कंट्री नाम सुना है? अभी मॉरिशस अनिरुद्ध जगन्नाथ आए थे एक बार 26 जनवरी पे, जो आते हैं हमारे देश के अंदर, उस पे आए थे 26 जनवरी पे आए थे, हाँ शायद। तो मॉरिशस के अंदर एक अलग जो है हमारी बस्ती हुआ करती थी फ्रांस की। तो यहाँ पे एक व्यक्ति थे, फ्रांसीसी व्यक्ति, जिनका नाम था ला बार्डूनो। जिनका नाम था ला बार्डूनो। देखिए ला बार्डूनो को ये बुलाते हैं डुप्ले। ला बार्डूनो को डुप्ले बुलाते हैं, और ला बार्डूनो को डुप्ले बुलाते हैं सहायता के लिए। और ला बार्डूनो जब आता है भारत के अंदर, और ये आता है इधर से मॉरिशस से, तो इधर ये मैंने तट बताया था आपको कि तमिलनाडु है दक्षिण भारत में, जो अब दक्षिण पूर्वी भारत के अंदर आप यहाँ पे देखते हैं। और इस तट को आप कोरोमंडल तट के नाम से आप जानते हैं भाई, कोरोमंडल। और इस कोरोमंडल तट पर जो है इसने कई सारे जहाजों को नष्ट किया था अंग्रेजों के, ला बार्डूनो ने। और डुप्ले ने ला बार्डूनो ने मिलकर, देखिए तमिलनाडु के अंदर ही तो है मद्रास, ये मद्रास तमिलनाडु के अंदर ही तो पड़ता है इधर। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि मद्रास पर कंट्रोल जो है यहाँ पे इन्होंने कर लिया। मद्रास पे कंट्रोल इनका पूर्णतः इनका हो चुका है, डुप्ले का और आपका ला बार्डूनो का। मद्रास पे पूरी तरीके से कंट्रोल यहाँ पे इनका हो चुका है। अब क्या समस्या आ जाती है? अब समस्या आई, मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे ला बार्डूनो ही चाहता था कि भाई हम जो है कुछ फिरौती ले, कुछ रकम ले, कुछ पैसा ले अंग्रेजों से, और मद्रास को वापस कर दे, मद्रास को वापस कर दे। ये सोच ला बार्डूनो की थी। लेकिन डुप्ले जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, एक बहुत ही फोर साइटेड यानी कि दूरदर्शी व्यक्ति था डुप्ले। बहुत लंबी सोचता था डुप्ले, ठीक है। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने हालांकि एग्रीमेंट किया, कुछ पैसे लिए और ला बार्डूनो चले गए। तब डुप्ले ने अनवरुद्दीन के साथ मिला और कार्य किया कि इसको हम छीन के और जो है आपको हम दे देंगे। लेकिन मद्रास पर अधिकार डुप्ले का हो जाता है, मद्रास पर अधिकार डुप्ले का हो जाता है। तब जब डुप्ले का अधिकार मद्रास पर हो जाता है, अनवरुद्दीन साहब आते हैं, चलिए भाई आप अपना वादा पूरा करिए। जो वादा आपने किया था मद्रास को देने का, तो आप जानते हैं कर्नाटक वाले क्षेत्र में ये था, मद्रास की बात यहाँ पे हम कर रहे थे कि वो जो वादा किया था। डुप्ले ने बोला कि हाँ ठीक है, मैंने कब मना किया आपको मद्रास देने से, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूं, तो फिर दीजिए। नहीं मैं दे तो दूंगा आपको। ये जो मद्रास की जो किलेबंदी हुई है ना, फोर्टिफिकेशन जो हुआ है, इस किलेबंदी को तोड़ लेने दो एक बार, उसके बाद मैं आपको मद्रास को दे दूंगा। ये बात जो है डुप्ले ने अनवरुद्दीन को बोला। अब ये बात जो है अनवरुद्दीन को रास नहीं आई, ये बात जो है अनवरुद्दीन को रास नहीं आई, सूट नहीं आई। अब क्या किया अनवरुद्दीन ने? अब अनवरुद्दीन ने तो ये जो है युद्ध की तैयारी की, और युद्ध की तैयारी में क्या हुआ, अपने बेटे को तैयार किया, चलिए बेटा खड़े होइए, अब युद्ध की बारी है। और बेटे का नाम क्या था भाई अनवरुद्दीन के? बेटे का नाम था महफूज खान, बेटे का नाम था महफूज खान। चलिए भाई डुप्ले ने भी कहा है कि भाई सेनापति साहब आप भी खड़े होइए, और सेनापति को तैयार किया, और मात्र 250 सैनिक अपने फ्रांसीसी जो सैनिक थे वो दिए, और लगभग 700 750 के करीब जो सैनिक थे वो भारतीय सैनिक दिए। चलिए भाई हुई है तैयार, है ना, मौत के कुएं में डालने के लिए। मतलब एक तरफ 1000 सैनिक और दूसरी तरफ महफूज के नेतृत्व में कितने सैनिक थे? महफूज के नेतृत्व में थे 10,000 सैनिक, महफूज के नेतृत्व में 10,000 सैनिक। लेकिन वो किस काम के सैनिक? जो अनुशासित ना हो, जिसको तोप खाने के बारे में जानकारी ना हो, जिसको किसी दूसरे ये जो प्रयोग है इनके बारे में जो टेक्निकल जानकारी नहीं हो। क्या फायदा उस चीज का? कोई फायदा नहीं है ना। तो हमेशा जो जिस चीज के लिए आप आ रहे हैं तो वहां पे वो चीजें तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि भाई इसमें कैसे इनको यहाँ पे डिफीट कर सकते हैं। और कैप्टन पैराडाइज ने जो है महफूज खान की सेना को यहाँ पे समाप्त कर दिया। जो लड़ाई यहाँ पे एक नदी पड़ती है अडियार की, ये आपको नदी पड़ती है अडियार, अडियार नदी। तो इस अडियार नदी के कारण ही इस लड़ाई को क्या नाम दिया गया भाई? अडियार नदी के कारण ही इस लड़ाई को क्या नाम दिया गया? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे अडियार की लड़ाई, अडियार का युद्ध, अडियार का युद्ध। या फिर अडियार की जगह कई जगह आपको आ जाता है कि इसको सेंट थोमे का युद्ध भी बोलते हैं, सेंट थोमे का युद्ध भी बोलते हैं, सेंट थोमे का युद्ध भी इसको आप बोलते हैं। अब देखिए आप अडियार की लड़ाई या सेंट थोमे की जो लड़ाई या जो भी आप बोल रहे हैं, इसको महफूज खान ने पराजित कर दिया। मद्रास पे प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण जो है डुप्ले का हो चुका है। अब यहाँ पे आप एक देख लीजिए कि भाई इधर
क्योंकि भारत में तो ये विस्तारात्मक रूल था, वो विस्तारात्मक जो है यहाँ पे ये युद्ध हो रहा था। और यहाँ पे जो युद्ध हो रहा था विस्तारात्मक, इसका कारण क्या था? इसके पीछे का कारण तो दूसरा ही था। इसके पीछे का कारण दूसरा क्या था भाई? दूसरा ये था इसके पीछे का कारण कि इधर आपने देखा कि भाई मान के चलिए, मैं छोटा सा एक बना रहा हूं, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका यहाँ पे यूरोप है, ये यहाँ पे आपका अफ्रीका है, ये यहाँ पे आपका एशिया है, ये इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है, इधर आपका ये अंटार्कटिका है। थोड़ा सा वैसे ही बनाया है मैंने, है ना। आप जानते हैं ना कि 7 महाद्वीप है भारत के अंदर, 7 महाद्वीप है भारत के अंदर, जानते हैं? तो यानी कि ये यूरोप के अंदर है, ये फ्रांस वगैरह, ये फ्रांस और ये ब्रिटेन जो है ये यहाँ पे है ना। और यहाँ पे इनकी अलग अलग जगह पे बस्ती थी, ये पहले उपनिवेश हुआ करते थे, अमेरिका वगैरह में भी इनके उपनिवेश इनके हुआ करते थे। तो आप यहाँ पे देखिए भाई, एक लंबा चौड़ा इतना बड़ा साम्राज्य भारत, एक जो है सोने की जो नगरी थी, वो एक खुला भंडार जो था वो इनके सामने था। लेकिन चीजें वही है, आप में काबिलियत है, मैं मान के चलता हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स में काबिलियत है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनमें काबिलियत है, लेकिन आपने देखा होगा कि यार ये 10th में था, ये 12th में था, ये तब पढ़ रहा था, कितना होशियार था, और 12th पास करते ही हो सकता है कि उसकी ज्वाइनिंग हो गई कहीं पे, कहीं भी ज्वाइनिंग हो जाती है, पुलिस में लग जाता है, दिल्ली पुलिस में लग जाता है, या एयरफोर्स में लग जाता है, या कहीं भी किसी भी छोटी मोटी पोस्ट पे लग जाता है। गई काबिलियत, अब वो वहीं पे थोड़ा बहुत वहीं पे उलझ के रह जाता है। समझे मेरी बात? क्या क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी तक बहुत मतलब सब कुछ मतलब कि अच्छा था, इंटेलिजेंट था, सब कुछ था, लेकिन वो काबिलियत वहीं है, वहीं समाप्त हो चुकी है। यानी कि उसने थोड़ा सा मतलब अगर कहीं वेट हो जाए, थोड़ा सा टाइम दिया जाए, या कहीं पे भी जैसे भी हम हमारी सोच होती है उसी तरीके से काम करते हैं, तो यही कार्य आप फ्रांस के संबंध में भी आप देखते हैं। फ्रांस के संबंध में क्या देखते हैं आप भाई? फ्रांस के संबंध में देखते हैं कि जब ये लड़ाई समाप्त हुई, ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार की लड़ाई समाप्त हुई, इस उत्तराधिकार की लड़ाई में क्या हुआ कि उधर एक संधि हो जाती है, और उस संधि को आप जानते हैं, एक्स ला सैपल की संधि। एक्स ला सैपल की संधि होती है। इस एक्स ला सैपल की संधि में क्या होता है कि इस अमेरिका के अंदर एक जगह पड़ती है लुइसबर्ग, इस अमेरिका के अंदर एक जगह पड़ती है लुइसबर्ग। तो लुइसबर्ग वहां पे किसने कब्जा किया था? लुइसबर्ग पर देखिए, फ्रांसीसी क्षेत्र हुआ करता था लुइसबर्ग वाला, लेकिन कब्जा था यहाँ पे अंग्रेजों का। और भारत के अंदर जो मद्रास था, ये पहले अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था, लेकिन कब्जा किया फ्रांसीसियों ने। तो जो एक्सलास एपल की जो संधि होती है, ये एक्सलास एपल की संधि में लुइसबर्ग तो वापस मिल गया फ्रांस को, इंपोर्टेंस दी उन्होंने वहां पे, और मद्रास वापस किसको देना पड़ा? मद्रास वापस देना पड़ा आपका अंग्रेजों को, मद्रास वापस देना पड़ा अंग्रेजों को, ट्रीटी ऑफ एक्सला सैपल की, ट्रीटी ऑफ एक्सला सैपल की। तो आप बताइए, फर्स्ट कर्नाटक वॉर में किसी का कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बताइए, फिर मैं सेकंड पे आता हूं। समस्या नहीं होती है तो नो देना पड़ता है जवाब, अगर होती है तो यस देना पड़ता है ना। ठीक है, चलिए सेकंड कर्नाटक वॉर पे आइए। देखिए भाई, सेकंड कर्नाटक वॉर के अंदर आप देखिए, मेनली जो बात मैंने बताई थी कि कहां हुई लड़ाई, तो कर्नाटक रीजन के अंदर हुई। कब हुई मेनली ये लड़ाई? तो आप बोलोगे 1749 के और 1754 के बीच तक ये चलता है। 1749 से लेकर 1754 के बीच में ये चलता है। इसमें कई सारी लड़ाई होती है, अंबूर की लड़ाई के अलावा इसमें जो है अर्कोट की लड़ाई भी होती है। आरकोट की लड़ाई के अलावा इसमें तिरचनापल्ली की लड़ाई भी होती है। उन सभी लड़ाइयों के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस यहाँ पे करूंगा। अब फर्स्ट कर्नाटक वॉर में आपने देखा कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ये लड़ाई यहाँ पे हमारी हुई थी। लेकिन सेकंड कर्नाटक वॉर के अंदर आप क्या देखते हैं कि सेकंड कर्नाटक वॉर का जो कारण है, उसके जो डिस्प्यूट जो है वो किसको लेकर है? डिस्प्यूट जो है वो कर्नाटक और हैदराबाद जो सूबे हुआ करते थे, उस कर्नाटक और हैदराबाद सूबे को लेकर ये डिस्प्यूट है। कर्नाटक और हैदराबाद सूबे के लेकर ये डिस्प्यूट इनका हुआ करता था। और यहाँ पे आप देखिए कि क्या घटना थी कर्नाटक और हैदराबाद की। अब बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने समझना है इसको, ध्यान से बिल्कुल देखिए भाई। यहाँ पे दो टीम बना लीजिए, ये आपकी फ्रांस, ये फ्रांस वाली टीम है,
और यह आपकी ब्रिटिश टीम। ब्रिटिश टीम, ये मैच होगा भी इनमें, फ्रांस में और ब्रिटिश में मैच होगा। मैच कैसे होगा? मैच कैसे होगा भाई? मैच ऐसे होगा, एक प्लेयर तो ये लेगा कर्नाटक वाला, एक प्लेयर ये लेगा कर्नाटक वाला, एक प्लेयर ये लेगा हैदराबाद वाला, एक प्लेयर ये लेगा हैदराबाद वाला। बात समझ में आई? तो फिर तीन तीन लोग मिलके लड़ाई लड़ेंगे। देखिए तीन हो जाएंगे ना, एक फ्रांसीसी कंपनी हो जाएगी, एक कर्नाटक का नवाब हो जाएगा, मतलब एक हैदराबाद वाला हो जाएगा, तीन हो जाएंगे ना। इधर भी तीन हो जाएंगे, एक ब्रिटिश कंपनी हो जाएगी, एक आपका यहाँ पे कर्नाटक का नवाब हो जाएगा, एक आपका हैदराबाद का नवाब हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? अब ये खिलाड़ी कौन कौन लेता है भाई, जो जिसकी बोली लगाएगा वो कैसे खिलाड़ी कौन कौन लेगा। जब आप, मैं पहले ब्रिटिश खिलाड़ी की बात करता हूं क्योंकि पहला खिलाड़ी ब्रिटिश के पास आता है, पहला खिलाड़ी की जो बोली लगाता है वो ब्रिटिश लगाता है, और जरूरत भी होती है उस खिलाड़ी को ब्रिटिश खेमे में जाने की कि मैं ब्रिटिश की तरफ से खेलूंगा। कैसे क्या जरूरत होती है ब्रिटिश की तरफ से खेलने की? देखिए आपने एक फर्स्ट कर्नाटक वॉर में जान चुके हैं कि अनवरुद्दीन के बीच में फ्रांसीसियों का संघर्ष हुआ। फर्स्ट कर्नाटक वॉर में आप जान चुके हैं ना भाई कि अनवरुद्दीन के बीच में जो है फ्रांसीसी डुप्ले का संघर्ष हुआ। तो अनवरुद्दीन खिलाड़ी किसकी तरफ जाएगा? अनवरुद्दीन किसकी तरफ जाएगा आप बताइए? रटना नहीं है, आपने समझना है, रटना नहीं है। अनवरुद्दीन जाएगा इनके खिलाफ। ये चला गया भाई अनवरुद्दीन इनके खिलाफ। ठीक है, अब दूसरा खिलाड़ी को आप पकड़िए। दूसरे खिलाड़ी को आप पकड़ते हैं कि भाई इधर अनवरुद्दीन चला गया, अनवरुद्दीन है कर्नाटक वाला, ये है कर्नाटक वाला। अब जब अनवरुद्दीन कर्नाटक वाला चला गया, भाई एक बात बताइए, जो अपोजिट है अनवरुद्दीन का, तो वो तो नॉर्मल सी बात है कि जो अपोजिट है वो कहां पे जाएगा? अपोजिट जाएगा आपका फ्रांस में, अपोजिट जाएगा आपका फ्रांस में। और फ्रांस में कौन जाएगा? क्या नाम है उस व्यक्ति का जो फ्रांस की तरफ मिलेगा, जो अनवरुद्दीन के जो अपोजिट था? उस व्यक्ति का नाम है आपका चंदा साहब। उस व्यक्ति का नाम है चंदा साहब। अब इस चंदा साहब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अनवरुद्दीन के बारे में तो आपने जान लिया, ये कौन है चंदा साहब, किस क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम चंदा साहब को? देखिए चंदा साहब जो है, कर्नाटक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सूबा हुआ करता था, जिसके संस्थापक हुआ करते थे सादतुल्ला खान। जिसके संस्थापक हुआ करते थे सादतुल्ला खान। और हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट सूबा हुआ करता था, जिसके संस्थापक थे आसफ जहां निजामुल मुल्क चिनकिलिज खान, है ना। अब आप देखते हैं कि एक शासक हुआ है दोस्त अली, एक शासक हुआ है दोस्त अली। तो जो शासक दोस्त अली है, ये चंदा साहब जो है दोस्त अली के दामाद लगते हैं। तो चंदा साहब दोस्त अली के क्या लगते हैं भाई? दामाद लगते हैं। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि दोस्त अली की मृत्यु तो 1741 में ही हो चुकी थी, 1741-42 के अंदर, और अनवरुद्दीन यहां से रूल कर रहा था। तो तब तक कहां था चंदा साहब? तब तक क्यों नहीं लड़ाई में आया था? तब तक डर रहा था क्या ये अनवरुद्दीन से? डर के मारे ये आ नहीं रहा था कि लड़ाई में? नहीं, तब तक इनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किसने कर रखा था? आप जानिए समय में भारत के अंदर सबसे बड़ी शक्ति कौन हुआ करती थी, अखिल भारतीय स्तर पर सबसे बड़ी शक्ति कौन हुआ करती थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर सबसे बड़ी जो शक्ति हुआ करती थी, वो शक्ति हुआ करती थी मराठा। अखिल भारतीय स्तर पर जो शक्ति हुआ करती थी, वो हुआ करती थी मराठा। और हम मराठा हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पीरियड में 1720 से 41 तक का बाजीराव प्रथम के बारे में आप पढ़ते हैं, और 1741 से 1761 के बीच में आप बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ते हैं। बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ते हैं। तो चंदा साहब अभी कैद में थे, खुले खुले आसमान में नहीं जी रहे थे। तो मराठा बाद में इसको छोड़ देते हैं, गिरफ्तारी से इनको रिहा कर देते हैं। अब ये फ्रांसीसियों के साथ मिलता है। तो अब इस बात में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप भूलोगे नहीं ना कि चंदा साहब किसके साथ थे। तो चंदा साहब दोस्त अली के दामाद थे, फ्रांस के साथ में। अनवरुद्दीन को रटना नहीं पड़ेगा कि अनवरुद्दीन किसके साथ में थे, तो अनवरुद्दीन साथ में थे अंग्रेजों के। अनवरुद्दीन साथ में थे अंग्रेजों के। अब आप इसी प्रकार हैदराबाद की बात कर लीजिए। देखिए हैदराबाद के अंदर समस्या कहाँ हुई? समस्या हुई 1748 में। मैंने आपको बताया कि 1748 में क्या हुआ, जो संस्थापक थे हैदराबाद के आसफ जहां निजामुल मुल्क, उनकी मृत्यु हो जाती है। आसफ जहां निजामुल मुल्क उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका उत्तराधिकारी कौन? उनके बेटे का क्या नाम था? बेटे का नाम था नासिर जंग। बेटे का नाम था नासिर जंग।
चलिए ठीक है भाई, चलो ये उत्तराधिकारी अंग्रेजों की तरफ है नासिर जंग। फिर फ्रांस की तरफ कौन होगा? फ्रांस की तरफ कौन होगा? वो इनका ही परिवार का सदस्य होगा, इन्हीं के परिवार का सदस्य होगा। तो परिवार का सदस्य कौन था? जो ये आसफ जहां था, जो निजामुल मुल्क था, इसका पोता लगता है, इसका पोता लगता था। तब अरे सलावत जंग तो बाद में आएगा अनुपमा, पहले तो मुजफ्फर जंग ही आएगा। इसका पोता था मुजफ्फर जंग, या नासिर जंग का भतीजा भी आप बोल सकते हैं। नासिर जंग का भतीजा भी आप बोल सकते हैं। तो टीम तैयार होगी फ्रांस की और भाई ब्रिटिश की कि मुजफ्फर जंग और चंदा साहब फ्रांस के साथ में मिलकर लड़ेंगे, और नासिर जंग और अनवरुद्दीन किसके साथ में मिलकर लड़ेंगे? ये मिलके लड़ेंगे आपके आपके किसके साथ में भाई? ये मिलके लड़ेंगे आपका, ये मिलके लड़ेंगे आपके ब्रिटिश टीम के साथ में, ब्रिटिश टीम के साथ में। आगे बढ़ूं अब यहां से, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। समस्या यही रहती है, समस्या भी यही रहती है। अब आप देखिए कि क्या होती है आगे की कहानी, क्या घटना घटती है। ये टीम बन के तैयार हो गई है और अब मैच होने वाला है, और मैच के पास में वेल्लोर की एक जगह है, वहां पे एक स्टेडियम चुना गया है, और ये स्टेडियम है अंबूर का। ये स्टेडियम है अंबूर का, और ये यहाँ पे होता है बैटल ऑफ अंबूर, बैटल ऑफ अंबूर। और इस बैटल ऑफ अंबूर में क्या होता है? इस बैटल ऑफ अंबूर में क्या होता है कि यहाँ पे अनवरुद्दीन, जो कि अंग्रेजों की सेना का एक खिलाड़ी था, अनवरुद्दीन को हराया जाता है। यहाँ पे ये मिल के लड़ते हैं, अनवरुद्दीन को यहाँ पे हरा दिया जाता है। और बैटल ऑफ अंबूर में किसकी मृत्यु हो जाती है? बैटल ऑफ अंबूर में 1749 में अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। बैटल ऑफ अंबूर में 1749 में अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो जब अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो अब कर्नाटक का नवाब कौन बन गया? फ्रांस का जो फ्रांस जिसको सह दे रहे थे, कर्नाटक का नवाब कौन बन गया भाई? अब कर्नाटक का नवाब बन गया चंदा साहब। कर्नाटक का नवाब बन गया अब चंदा साहब, क्योंकि अनवरुद्दीन की मृत्यु हो, अनवरुद्दीन की मृत्यु हो चुकी है। अब जब चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बना है, किसकी सहायता से बना है? फ्रांसीसियों की सहायता से बना है। और फ्रांसीसियों की सहायता से अगर बना है नवाब चंदा साहब का, उसका उसका कर्नाटक का, तो भाई फ्रांस ऐसे तो नहीं थे, कोई भी नहीं होता ऐसे कि बिना अपने प्रॉफिट के कोई काम करता है। तो प्रॉफिट तो कुछ कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना भाई। अनवरुद्दीन को परास्त करने में सिर्फ इतना तो नहीं था कि अनवरुद्दीन की हत्या करनी थी फ्रांसीसियों को, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट चाहिए ही था इनको। जब कर्नाटक की गद्दी पर चंदा साहब को बैठाया, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि पौंडीचेरी के आसपास के लगभग 80 गांव, पौंडीचेरी के आसपास के 80 गांव जो है फ्रांसीसियों को दे दिए, चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को दे दिए। हाँ ठीक है, 80 गांव पौंडीचेरी के आसपास में। अब एक बात देखिए, यहाँ पे फ्रांसीसी, यहाँ पे चंदा साहब, यहाँ पे मुजफ्फर जंग, ये खिलाड़ी है 3। और यहाँ पे खिलाड़ी कितने रह गए अब? एक अंग्रेजों में एक आपका ये आपका नासिर जंग, और यहाँ पे आपका अंग्रेज। यहाँ पे खिलाड़ी कितने रह गए? 2। यानी कि एक खिलाड़ी आउट हो गया भाई इनका, एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। अब किनका? अंग्रेजों का। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, आगे चलते हैं भाई। अब भाई एक पूर्ति तो करनी पड़ेगी, एक की पूर्ति तो करनी पड़ेगी इसने, तभी मैच बराबर का होगा। अब इधर 3 इधर 2, ऐसे में मैच होगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, ये तो हरा देंगे ऐसे तो यहाँ पे पूर्ति करते हैं। पूर्ति किसकी करते हैं? यहाँ पे अनवरुद्दीन की मृत्यु के बाद में ये किसको लेके आते हैं? कौन व्यक्ति था जिसको ये लेके आते हैं? कौन व्यक्ति था? अभी तक नहीं, हालांकि अभी तो एक लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाएगी, बाद में लेके आएंगे। इससे पहले आप देख लीजिए, अंबुर की लड़ाई के बाद में एक लड़ाई होती है तिरुवेदी की लड़ाई। एक लड़ाई होती है भाई आपकी दो लड़ाई होती है तिरुवेदी में, दो लड़ाई होती है तिरुवेदी में। इस लड़ाई में क्या हुआ? तिरुवेदी में अरे यहां पर भी आप सेट कर ही लीजिए भाई, है ना। यहाँ पे अंग्रेजों के साथ में एक व्यक्ति और जुड़ गया था, इनका उत्तराधिकारी, जो नवरुद्दीन का उत्तराधिकारी था, जिसका नाम था, जिसका नाम था वलाजला, ये वलाजहा, जिसका नाम था वलाजहा। क्या नाम था भाई नूरुद्दीन के उत्तराधिकारी का, जो अपनी टीम में शामिल किया था अंग्रेजों ने, जो अपनी टीम में शामिल किया था अंग्रेजों ने, उसका नाम था वला जहा, वला जहा। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, वला जहा। अब फिर ये मैच शुरू हुआ। इस मैच के अंदर भी आप देखोगे कि
वलाजाह यहाँ से जो है छिप के यहाँ से निकल जाएगा। और तिरुवेदी के अंदर भी जो लड़ाई होती है, कभी भी आपको अगर मैचिंग में आ जाए या कर्नोलॉजी में आ जाए, तो आपने सेट कर लेना कि पहले अडियार की लड़ाई हुई, फिर आप अंबुर की लड़ाई देखी, अब ये तिरुवेदु की लड़ाई देखी आपने यहाँ पे। और यहाँ पर भी फ्रांसीसी सरकार का ही, यहाँ फ्रांसीसी कंपनी का ही यहाँ पे इस लड़ाई में पलड़ा भारी रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो वला जाता है, ये मतलब कायर ही आप इसको बोल सकते हैं कि कायर ही शासक था ये। अब ये यहाँ से निकलता है और यहाँ से निकल के पहुंच जाता है जिंजी के अंदर। ये कहाँ पे पहुंच जाता है भाई? जिंजी के अंदर। जिंजी का नाम सुना है? जिंजी का किला, जब आप मराठों को पढ़ते हो, जिंजी का आया है कहीं पे? जिंजी, जिंजी का नाम सुना होगा ना कहीं पे। तो अब लड़ाई होती है बैटल ऑफ जिंजी की। बैटल ऑफ जिंजी की। अब बैटल ऑफ जिंजी में मैंने आपको बताया, इधर तीन व्यक्ति थे, इधर तो थे ही आपके ना, ये चंदा साहब थे या मुजफ्फर जंग थे या फ्रांसीसी थे। इधर आपको मैंने बताया है कि भाई इधर आपके वला जहाँ थे या नासिर जंग थे या फिर अंग्रेज थे, या फिर अंग्रेज थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जिंजी के अंदर लड़ाई हुई। जिंजी के अंदर यहाँ पे लड़ाई हुई। अब जिंजी एक ऐसा किला है, आप देखोगे कि बड़ी बड़ी दीवारें, अभी यहाँ पे मैप में तो नहीं मैं दिखा रहा हूँ, बड़ी बड़ी दीवारें थी। जिंजी को जीतना वो इतना हार्ड, मतलब इतना आसान नहीं था। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार से, क्योंकि इनकी सहायता के लिए नासिर जंग और अंग्रेज भी थे, तो डुप्ले जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, डुप्ले ने क्या किया कि नासिर जंग के किसी व्यक्ति को अपनी तरफ मिला लिया। नासिर जंग के किसी मतलब जो उनके खास व्यक्ति थे, उस व्यक्ति को अपनी तरफ मिला लेते हैं। और उस व्यक्ति को अपनी तरफ मिला लेने के बाद में वही व्यक्ति बाद में जो है नासिर जंग की हत्या कर देते हैं। वही व्यक्ति जो है नासिर जंग की हत्या कर देते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो अंग्रेजों के दोनों ओपनर थे, चाहे अनवरुद्दीन की बात करें, चाहे आप नासिर जंग की बात करें, दोनों के दोनों आउट हो चुके हैं। नासिर जंग भी और आपके अनवरुद्दीन भी। नासिर जंग भी और आपके अनवरुद्दीन भी। तो नासिर जंग के बाद में कौन गद्दी पर बैठता है इधर हैदराबाद की? कौन बचता है भाई नासिर जंग का उत्तराधिकारी जो इधर हैदराबाद की गद्दी पर बैठता है? तो वो खिलाड़ी बता दो। मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग। अरे सलावत नहीं आया है अभी पूजा। आएगा, आएगा सलावत आएगा। अभी तक तो मुजफ्फर जंग है ना इधर। मुजफ्फर जंग जीवित है ना अभी। हाँ, ठीक है। मुजफ्फर जंग आता है और ये बहुत सारा क्षेत्र जो है ये इनको देता है। मुजफ्फर जंग आता है और बहुत सारा क्षेत्र ये जो है इनको देता है। अभी अभी पूछाएंगे मुजफ्फर जंग को। तो अब आपने यहाँ पे एक चीज देख ली है कि भाई यहाँ पे दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई लड़ाई थी, ये अफगान के आसपास बताया जाता है कि भाई ये लड़ाई लड़ने के लिए गए थे मुजफ्फर जंग। वहां पे एक लड़ाई होती है लक्की रेड्डी पाली। एक लड़ाई है लक्की रेड्डी पाली, नाम याद रखना। लक्की रेड्डी पाली। इस लक्की रेड्डी पाली के अंदर जो है बैटल ऑफ लक्की रेड्डी पाली के अंदर मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी जाती है। इनकी हत्या यहाँ पे कर दी जाती है। तो अब मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी, तो अब हैदराबाद वाली जो सीट थी, अब हैदराबाद वाली सीट यहाँ पे खाली हो जाती है। हैदराबाद वाली सीट यहाँ पे खाली हो जाती है। अब इनके पास सिर्फ वलाजा बचा हुआ था, इनके पास में अभी तक चंदा साहब बचे हुए थे। और ये जो है मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद में यहाँ सीट खाली हो जाती है। अब आते हैं मुजफ्फर जंग के बाद में कौन आते हैं भाई? अब कौन आते हैं? सलावत जंग। अब आएंगे सलावत जंग। अब आएंगे आपके सलावत जंग। ठीक है। अब फिर ये संघर्ष लगातार चल रहा है। सलावत जंग गद्दी पर बैठते हैं। सलावत जंग उसी प्रकार से वही भेंट यहाँ पे प्रदान करते हैं। और भेंट किसको देते हैं भाई? भेंट देते हैं सलावत जंग अपनी भेंट यहाँ पे ये अपनी देते हैं। जो क्षेत्र थे इनके आसपास के जो क्षेत्र थे, वो कई सारे क्षेत्र ये इनको प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि भाई इधर बात आती है आरकॉट की और बात आती है अब त्रिशनापल्ली की। इसके बारे में हम देखेंगे। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए एक बार, क्योंकि ये थोड़ा फैक्चुअल बहुत ज्यादा है, नाम बहुत सारे आते हैं इसमें, तो डाउट भी अवश्य होगा आपका। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक पूछिए। कोई डाउट नहीं किसी का? चलिए फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, मैं बता दूंगा, अभी क्रोनोलॉजी में बता दूंगा दोबारा एक बार।
अब बात देखिए, अब आगे तिरुचिरापल्ली, या आप देखते हैं ना कि क्लाइव ने तिरुचिरापल्ली का घेरा डाल दिया, ऐसा कुछ आप पढ़ते हैं, ऐसा ही पढ़ते हैं ना कि क्लाइव ने तिरुचिरापल्ली का घेरा यहाँ पे डाल दिया, ऐसा कुछ आप लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वो देख लीजिए एक बार। हाँ भाई, देखिए तिरुचिरापल्ली वाला घेरे के बारे में देखिए बात करिए। देखिए अभी तक बात यहाँ पे आरकोट की या तिरुचिरापल्ली की या अंबूर की या ये सब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब आपने यहाँ पे देखा है। अब आप यहाँ पे कहानी क्या है ये तिरुचिरापल्ली वाली, कि भाई जब इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो सेना है, फ्रांसीसियों ने पूरी की पूरी सेना किसको समाप्त करने के लिए लगाई हुई थी, इन्होंने समाप्त करने के लिए लगाई हुई थी वलाजाह को। वलाजाह को इन्होंने समाप्त करने के लिए लगाई हुई थी, अभी तक भी वलाजाह को समाप्त यहाँ से करना है। तो और वलाजाह के लिए ये यहाँ पे घेरा डाले हुए थे आरकोट के अंदर। लेकिन क्लाइव क्या है, क्लाइव तिरुचिरापल्ली पहुंच जाते हैं, और क्योंकि उसको जानकारी थी, मात्र एक सिपाही था। अभी तक क्लाइव जो है वो हीरो अभी तक नहीं बना था, जो आगे चलकर आप देखते हैं कि क्लाइव ने किस प्रकार से बैटल ऑफ प्लासी लड़ी, क्लाइव ने किस प्रकार से जो है भारत के अंदर उन्होंने एक ब्रिटिश नाम, उनका एक बहुत बड़ा नाम यहाँ पे आप देखने को यहाँ पे उनका मिलता है। तो लॉर्ड क्लाइव यहाँ पे आ जाते हैं, और लॉर्ड क्लाइव जो है इधर जो है ये लड़ाई होती है, आरकोट की लड़ाई होती है, तिरुचिरापल्ली की लड़ाई होती है। इसमें जो है ये घेरा जो है लगातार इनको अपना घेरा यहाँ से उठाना पड़ता है, ज्यादा प्रॉफिटेबल यहाँ पे नहीं होती है। मेनली जो लड़ाई होती है वो फाइनली तिरुचिरापल्ली की 1753 वाली लड़ाई होती है। और 1753 वाली लड़ाई में क्या होता है, इस लड़ाई में जो है डुप्ले इस लड़ाई के बाद में समस्या क्या बनती है, जो अंग्रेजों का नेतृत्व जो कर रहा था इस लड़ाई में, कौन कर रहा था भाई अंग्रेजों का नेतृत्व तिरुचिरापल्ली की लड़ाई में? स्ट्रिंग लॉरेंस। स्ट्रिंग लॉरेंस। स्ट्रिंग लॉरेंस नेतृत्व कर रहे थे, और इसी लड़ाई के बाद में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। इसी लड़ाई के बाद में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है ना, वो ये बनता है भाई, एक तो ये बनता है, देखिए ये तो बनते ही है जितने मैंने बताए। अगर मैं यहाँ पे चार नाम दूं, इनको आपने क्रोनोलॉजी में याद रखने हैं। है तो पांच, मेरे दिमाग से निकल गया। डुप्ले से पहले कौन था फ्रांसीसी गवर्नर भाई? डुप्ले से पहले कौन था फ्रांसीसी गवर्नर, बताना एक बार, दिमाग से निकल गया। नहीं, फ्रांसीसी पूछ रहा हूँ, क्लाइव का क्या मतलब, डिलीट यहाँ पे ला। ये चार नाम देख लेना भाई ना। डुप्ले, गोडेऊ, लिरिट, और यहाँ पे लाली। डुप्ले, गोडेऊ, लिरिट और लाली। ये चार नाम क्यों बोल रहा हूं मैं? ये चार नाम इसलिए बोल रहा हूँ, ये कर्नोलॉजी में है, इसको आप याद रख लेना। डुप्ले का उत्तराधिकारी कौन आएगा? डुप्ले का उत्तराधिकारी कौन आएगा भाई? डुप्ले को तो फ्रांसीसी सरकार वापस बुला लेती है। तो जब फ्रांसीसी सरकार वापस बुला लेती है तो डुप्ले चले जाते हैं वापस। अब इनके उत्तराधिकारी के रूम में आते हैं गोडेऊ। और गोडेऊ को ये बात बोली जाती है कि आप जाइए, शांति समझौता करिए, और आगे गोडेऊ जो है शांति यहाँ पे समझौता अपना कर लेता है और एक संधि कर लेता है। और संधि कौन सी होती है भाई जो गोडेऊ संधि करता है? आपसे पूछा जाए संधि किसने की है, तो संधि किसने की है, कौन है वो? फ्रांसीसी। तो संधि करता है गोडेऊ। संधि करता कौन है भाई फ्रांस में? तो संधि करता है आपका गोडेहू। गोडेहू। गोडेहू संधि करता है आपका गोडेहू, ठीक है। अब गोडेहू को भी फिर ये भी जो है कोई अपना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाए। फिर लीडिट आता है। फिर लीडिट का भी मतलब कायर एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, धीरे धीरे इनका चंद्रनगर पर इन पर कब्जा यहाँ पे जाता रहा। अब फाइनली आता है लाली। जो वांडीवास की जो लड़ाई होती है उनमें से कौन सा लड़ता है भाई? वो जो वांडीवास की लड़ाई आप देखते हैं 1760 में, वो वांडीवास की लड़ाई कौन लड़ता है यहाँ पे इनमें से? तो इनमें से वांडीवास की लड़ाई लड़ने वाला जो व्यक्ति था वो था काउंट डी लाली। काउंट डी लाली। काउंट डी लाली। और काउंट डी लाली ने क्या किया था कि मद्रास के अंदर जो एक फोर्ट है, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा किया था।
तब जाके आप देखेंगे कि इन्होंने जो अंग्रेज थे, अंग्रेज गवर्नर कौन हुआ करता जिसने लड़ाई लड़ी थी भाई? वांडी वास की लड़ाई किसने लड़ी थी? वांडी वास की लड़ाई किसने लड़ी थी? वांडी वास की लड़ाई अंग्रेजों की तरफ से। क्या बात, चुप हो गई बिल्कुल। अंग्रेजों की तरफ से वांडीवास की लड़ाई आयरकूट ने। और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली ने मद्रास के फोर्ट डेविड पर कब्जा किया। उसके बाद में इन्होंने अपनी सेनाओं को बुलाया और सेनाओं को बुला के 22 जनवरी 1760 में, कौन सी जनवरी को हुई थी लड़ाई वांडीवास की? 22 जनवरी 1760 में। और ये कैप्चर कर लिए पौंडीचेरी महाईकराइकल, है ना। और फिर बाद में 1763 में एक संधि हो जाती है, और इस संधि को आप बोलते हैं पेरिस की संधि। 1763 में पेरिस की संधि हो जाती है, और उस संधि के बाद में ये मात्र जो है, अब ये कोई बहुत बड़े योगदान इनका, मतलब बहुत बड़ी उस पावर की उसमें नहीं रहेगा, लगभग लगभग इनके पर जो है यहाँ से कुतर दिए जाते हैं। तो ये आपके कर्नाटक संघर्ष था भैया, ये आपका कर्नाटक संघर्ष था। बताइए कर्नाटक संघर्ष समझ में आया? आयरकुट, हाँ, लाली आयरकुट, कर्नाटक संघर्ष समझ में आया। अब थोड़ा हम फैक्चुअल चीजों पे काम करते हैं, जो कि हमारा क्रैश कोर्स का पार्ट भी था, कि भाई हमने क्रैश कोर्स करना था, हालांकि मैंने डिटेल ले लिया है 2-3 दिन। अब आगे थोड़ा फास्ट चलेंगे। अच्छा आप बताइए, वास्को डी गामा की जीवनी क्या थी, कौन सी थी? अब आप आंसर देना है फटाफट। वास्को डी गामा की जीवनी कौन सी थी? वास्को डी गामा की जीवनी, क्या नाम था वास्को डी गामा की जीवनी का? पता नहीं? ओस लूसी दास, देख लीजिए। ओस लूसी दास, ये ओस लूसी दास, ओस लूसी दास, ओस लूसी दास, ओस लूसी दास, ये याद रखना भाई, ओस लूसी दास को। और लेखक कौन था ओस लूसी दास का भाई? लेखक कौन था ओस लूसी दास का? कैमोस। अभी तक यही पता था ना कि बस वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया है? 3 बार आया है। कब आया है? तब आया है, तब आया, तब आया, 1498 में आया है, 1502 में आया है ना। और ये उसके बाद ये आया है। इतना पता था हमें ना, इसके अलावा हम ज्यादा जानते नहीं थे। कैमोस, ओस लुसिदास कैमोस, इनका जीवनीकार, इनका ये जीवनीकार हुआ करता था। ठीक है, अब बात समझ में आई। माइक ऑफ कर लीजिए भाई, जिस स्टूडेंट का माइक ऑन है। एक स्टूडेंट है जिनका माइक ऑन है, वो माइक ऑफ कर लीजिए। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बनाई थी भाई? फटाफट बताइए जल्दी मुझे। ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मीडा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मीडा ने। मलक्का होर्मुज पे अधिकार किसने किया था? मलक्का और होर्मुज पे अधिकार, अल्बुकर्क ने। श्रीरामपुर को मुख्यालय कब बनाया गया था? श्रीरामपुर, बंगाल के श्रीरामपुर को मुख्यालय कब बनाया गया था? कब आया था बंगाल का श्रीरामपुर? जो डेनिश कंपनी थी, 1676 के अंदर, 1676 में। ट्रांकेबोर, तमिलनाडु के ट्रांकेबोर को, तमिलनाडु के ट्रांकेबोर को याद करना है यही के क्लास के अंदर ही। अच्छा आप गोलकुंडा फरमान तो जानते हैं ना, कि गोलकुंडा का फरमान, सुनहरा फरमान कब मिला था अंग्रेजों को? गोलकुंडा का सुनहरा फरमान 1632 में, 1632 में सुनहरा फरमान मिला था। इसका नवीनीकरण कब हुआ था? नवीनीकरण कब हुआ था? 1634 में। अच्छा मैं बसीन की संधि, आपको मराठा वाली संधि नहीं पूछ रहा हूं मैं, बसीन की संधि, एक उस संधि से पहले भी बसीन की संधि होती है यूरोपियन के संबंध में। बसीन की संधि कब होती है? बसीन की संधि, बसीन की संधि कब होती है भाई? बसीन की संधि होती, बसीन कहाँ पे पड़ता है? जगह का नाम पता है आपने? बसीन कहाँ पे है?
पता नहीं, बिल्कुल साइलेंट। अरे कुछ तो बताया करो। बसीन की जो संधि हुई थी ये 1534 में हुई थी, 1534 में हुई थी। अब आप बोलोगे 1534 में तो क्या चल रहा था भारत में? 1534 में तो हुमायूं आ रहा था, शेरशाह सूरी का संघर्ष चल रहा था। लेकिन ये संधि हुई थी, बसीन की संधि, यहाँ पे पुर्तगालियों के और पुर्तगालियों और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच। गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच में। गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच में। याद रखोगे अब बसीन की संधि, वो तो 1802-3 वाली देखते हैं आप। मराठों के संबंध में जो आप बसीन की संधि पढ़ते हैं वो 1802 वाली पढ़ते हैं। हाँ मैं बता रहा हूं ना प्रियंका, वो 1802 वो मराठाओं की थी। वो मराठाओं की और अंग्रेजों की थी। यहाँ पे पुर्तगालियों की बहादुर शाह गुजरात का शासक है जो उसकी है ये बसीन की संधि। देख भाई संधि का नाम क्या बोलते हैं, ये क्या नाम? प्रियंका आप उदयपुर से हो, ठीक है। उदयपुर के अंदर एक संधि किसी द्वारा होगी, दूसरी संधि किसी के द्वारा होगी, तो इसलिए इसको नाम बोल दिया, बसीन जगह का नाम है तो बसीन की संधि। ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आप, हाँ ठीक है, एक बताइए ट्रीटी ऑफ व्हाइट होल कब होती है? ट्रीटी ऑफ व्हाइट होल कब होती है? पता है आपको इसको, लेकिन बताओगे नहीं आप। पता है आपको इसको? सबको पता है, सबको पता है इसका। ट्रीटी ऑफ व्हाइट होल, यूरोपियन के संबंध में। आया तो नहीं आंसर? बता दीजिए, इनके बीच में है 1661 में। तो आप बोलोगे 1661 में क्या? अरे वो ट्रीटी ऑफ व्हाइट होली थी जब वो शादी हुई थी, ठीक है, पुर्तगालियों की और जो इनकी शादी हुई थी, वो ये ट्रीटी ऑफ व्हाइट होली थी। बात समझ में आई? जब बंबई देश में दिया गया था। अब आप बताइए मुझे कि ये 1664 में स्थापित हुई थी ना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में कौन से महीने में स्थापित हुई थी? 1664 के, 1664 के कौन से महीने में स्थापित हुई थी? एक सितंबर, 1 सितंबर 1664 में, 1 सितंबर 1664 में। सवाल ये जो लड़ाई पढ़ते हैं आप, सवाल अली की लड़ाई 1612 वाली जो है, ये किस किस के बीच में हुई थी? बताइए भाई किस किस के बीच में हुई थी ये लड़ाई? सवाल की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी बताइए। अरे पता है आपको? पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अंग्रेज कौन था जो युद्ध करता था, जो नेतृत्व करता था? अंग्रेज नेतृत्व करता कौन थे भाई? अंग्रेज नेतृत्व करता कौन थे? थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट, वेरी गुड। थॉमस बेस्ट। ये लड़ाई नौसैनिक लड़ाई थी या स्थल स्थल पे लड़ी लड़ाई थी? ये जो लड़ाई थी सवाली लड़ाई, ये किसी स्थल पे लड़ी गई थी या नौसैनिक लड़ाई थी? बताइए। नौसैनिक लड़ाई थी, समुद्री, समुद्री, समुद्री लड़ाई थी भाई ये, ठीक है। अच्छा आप बताइए, आपके दिमाग में ये किस किस के दिमाग में आता है? पहले कारखाना अंग्रेजों ने सूरत में खोला था, या पहले कारखाना मछलीपट्टनम में खोला था, या पहले कारखाना 1611 में खुला था, या पहला कारखाना सूरत में 1613 में खुला था? ये डाउट रहता है क्या कुछ स्टूडेंट्स को? क्या डाउट रहता है उपासना? सर कुछ लोग कहते हैं कि स्टार्ट मछलीपट्टनम में हुआ था लेकिन कंप्लीट पहले सूरत में हुआ था। सर मुझे डाउट है इसमें। तो मैं आपके डाउट पे तो काम कर रहा हूँ, ये तभी क्रैश कोर्स होगा अगर आपके डाउट्स पे काम होगा। देखिए शुरुआत की थी सूरत से, इन्होंने शुरुआत की थी अपनी सूरत से।
आप जानते हैं अभी तक ये तो नहीं आए थे, अभी टॉमस रॉय वगैरह तो नहीं आए थे, लेकिन हॉकिंस आ चुके थे पहले ही 1608 में। और इन्होंने शुरुआत अपना कारखाना सूरत में खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उस कारखाने को ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उस कारखाने को ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे सूरत वाले को, जो कारखाना इन्होंने काम शुरू किया। अब ये फिर मछलीपट्टनम में आते हैं और यहाँ पे अपना कारखाना बनाते हैं और इसमें अपना प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे प्रॉपर बनाते हैं, व्यापार करते हैं मछलीपट्टनम में आके, मछलीपट्टनम से ये व्यापार करते हैं। लेकिन अस्थाई कारखाना जो बनता है सूरत के अंदर, वो कब बनता है? अस्थाई कारखाना कब बनता है सूरत के अंदर? वो बनता है 1613 में। तो यहाँ पे जो डाउट है वो ये है कि भाई सूरत में पहले वाला जो है ये कंप्लीट नहीं बना था, अधूरा आधा अधूरा रह गया था ये। कंप्लीट जो बना था 1613 में बना था, जहाँ से इन्होंने कार्य किया आगे। फिर मछलीपट्टनम में भी इन्होंने कई जगह व्यापारिक आ जाता है कि भाई व्यापारिक रूप से इन्होंने अपना कार्य चलाया, कई जगह कारखाना भी आ जाता है कि इन्होंने अपना कारखाना मछलीपट्टनम में किया। लेकिन ये सूरत को छोड़ के मछलीपट्टनम में आए थे बीच में से, और फिर मछलीपट्टनम से दोबारा ये सूरत गए थे। और ये सूरत का जो कारखाना बना था किसके अधीन में बना था? कौन था अंग्रेज जिसके अधीन में सूरत का कारखाना बना था? तो वो था थॉमस एडवर्ड। नाम याद रखना। यहाँ तो थॉमस बेस्ट देखा आपने स्वाली की लड़ाई में, ये नाम है थॉमस एम्स, ये है एम्सवर्थ, ये एम्सवर्थ, ये नाम याद रखना है। जो सूरत का जो कारखाना जो बना था, ये इनके नेतृत्व में बना था। सूरत का कारखाना इनके नेतृत्व में बना। बताइए, बात समझ में आई? ठीक है भाई, ओके। अब आप मुझे बताइए, आंध्र प्रदेश के अंदर डचों की कौन कौन सी फैक्ट्रियां थी? आंध्र प्रदेश के अंदर डचों की कौन कौन सी फैक्ट्रियां थी? आंध्र प्रदेश में डचों की फैक्ट्री है। बताइए भाई, सभी लोग बताइए। विमलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। तमिलनाडु में कौन सी थी? तमिलनाडु में कौन कौन सी थी? तमिलनाडु के अंदर डचों की फैक्ट्री। कराईकल, सारी आई। इंपॉर्टेंट है बंगाल की, बंगाल वाली आती है एग्जाम में। डचों के संबंध में बंगाल वाली बहुत बार पूछी जाती है। बंगाल वाली जो फैक्ट्री है, कंपनी है, वो बहुत बार पूछी जाती है। बंगाल वाली कासिम बाजार और चिंसुरा, कासिम बाजार और चिंसुरा, बंगाल के अंदर। कासिम बाजार और चिंसुरा। कासिम बाजार और चिंसुरा, ठीक है। पिपली, वो भी है। उड़ीसा के अंदर कौन सी थी? उड़ीसा के अंदर बालासोर। उड़ीसा के अंदर बालासोर। गुजरात में भी थी क्या भाई? गुजरात में भी थी डचों की फैक्ट्री, गुजरात में। सूरत। वेरी गुड। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को क्या बोला गया? डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को क्या बोला गया? फैक्टर, फैक्टर, ठीक है। आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे, कल हमने क्विज कराई थी ना टेलीग्राम पे भाई, ये यूरोपियन आगमन के संबंध में क्विज हुई आपकी कल टेलीग्राम पे रात, जो रेगुलर होती है आपकी 8 बजे, हुई थी। आज फिर यूरोपियन आगमन के संबंध में ही आपकी क्विज होगी, लास्ट क्विज। रेगुलर ज्वाइन किया करे भाई, है ना? रेगुलर ज्वाइन किया करे टेलीग्राम क्विज को। और जो स्टूडेंट टेलीग्राम पे नहीं है, वो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, ठीक है, हमारे लिंक को। नहीं, इनकी तो सूरत में ही थी, यहाँ बात, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। और बस इसको फिर कल जो हमारा जो टॉपिक होगा इसके अंदर, क्योंकि फैक्ट्री वैक्ट्री हम सारे क्वेश्चन क्वेश्चन में डाल देंगे। कल हमारा जो टॉपिक होगा इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स के अंदर, वो लेटर मौर्य होगा, ओ सॉरी लेटर मुगल काल होगा कल। लेटर मुगल काल को हम पढ़ेंगे। ओके भाई। हाँ, क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है भाई, बिल्कुल सही बात है, रखनी है क्रोनोलॉजी भी याद। ओके।